हेलो गाइज, नमस्कार। हमारे प्यारे से यूट्यूब प्लेटफॉर्म सिटी एग्जाम जंक्शन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, हमारा परसेंटेज का टॉपिक चल रहा था जिसमें हमारी 3 क्लासें हो चुकी हैं और आज हम चौथी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आपके अच्छे एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन PYQ हैं वो प्रैक्टिस करेंगे और पीछे हमने जो भी बातें पढ़ी हैं उन सभी को अच्छे से रिवाइज करेंगे। हमने आपको परसेंटेज के अंदर जो भी बातें बताई हैं पिछली 3 क्लासों में आप चेक करिए। यदि आपने वो 3 क्लास अच्छे से देख ली तो आपको किसी भी प्रकार के कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्टार्ट करते हैं। फिफ्टी 51 क्वेश्चन आपके हो चुके थे। 52 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। संतरों के मूल्य में 30% की कमी हो जाने से 56 रुपए में 4 संतरे अधिक खरीद सकते हैं, तो बताओ संतरे का घटा हुआ मूल्य क्या होगा। किसी वस्तु के मूल्य में कमी आती है तो जो पैसा बचेगा उससे हम अधिक वस्तु खरीद सकते हैं। वो सेम वस्तु भी हो सकती है या कोई अन्य वस्तु भी खरीद सकते हैं। तो आपको सबसे पहले देखना होता है कि किसी वस्तु के मूल्य में कमी आने से कितने रुपए हमारे पास बचे हैं, उसी बचत से हम क्या करते हैं, अधिक वस्तु खरीदते हैं। यहां पे कहता है संतरे के मूल्य में 30% की कमी आई है। संतरे के मूल्य में कितने परसेंट की कमी आ रही है? 30% की कमी आने से 56 रुपए में 4 संतरे अधिक खरीद सकते हैं। हम 56 रुपए में पहले कुछ संतरे खरीदते थे, 56 रुपए में कुछ संतरे आते थे, हमें नहीं पता वो कितने थे। अब कहता है उसके मूल्य में 30% की कमी आई है, तो आप 56 का 30% ज्ञात करेंगे पहले कि कितने रुपए की हमें बचत हुई है। आपने बताया 3 × 18 1, 15 1 16, 16 रुपए 80 पैसे की हमें बचत होती है। 16 रुपए 80 पैसे हम बचा सकते हैं वर्तमान में। किसमें? पहले जितने संतरे खरीदने के बाद। और इन पैसे को अगर हम मार्केट में खर्च करेंगे तो हम सेम वस्तु या कोई अन्य वस्तु खरीद सकते हैं। तो हमने क्या किया है कि 4 संतरे अधिक खरीद सकते हैं, तो बताओ संतरे का घटा हुआ मूल्य क्या होगा। तो आप इस 16 रुपए 80 पैसे में 4 संतरे अधिक खरीद रहे हैं बचाए गए पैसे से। तो एक संतरे का मूल्य क्या है वर्तमान में? 4 चौके 16, 4 दूनी 8। एक संतरे का जो वर्तमान मूल्य है वो कितना है आपका? संतरे का वर्तमान मूल्य बता रहा है इसमें 4 रुपए 20 पैसे। 4 रुपए 20 पैसे का एक संतरा आता है। अब यहां पे ये कहे कि संतरे का प्रारंभिक मूल्य बताना है। ये तो घटा हुआ मूल्य, प्रारंभिक मूल्य मतलब इसका पहले मूल्य क्या था, स्टार्टिंग में वैल्यू क्या थी इसकी, कब? जब 30% की कमी नहीं आई थी। तो आप कहेंगे सर ये जो 4 रुपए 20 पैसे है ना, ये हमारे कितने परसेंट के बराबर हैं? ये 4 रुपए 20 पैसे आपके 70% के बराबर हैं। क्यों? क्योंकि 30% डिस्काउंट के बाद हमें वर्तमान में मूल्य 4 रुपए 20 पैसे है, तो पहले जो मूल्य था वो हमारा 100% था, वर्तमान मूल्य हमारा 70% है। तो पहले वाला बताना है तो मल्टीप्लाई 100, इसका पॉइंट हटा देंगे 1 2 3 1 2 3 7 के 42। अगर पहले वाला पूछेगा तो कितना आ जाएगा आपका? 6 रुपए। और यहाँ पे पूछा है घटा हुआ मूल्य या वर्तमान मूल्य पूछा है, तो वर्तमान मूल्य एक संतरे का कितना आएगा? 4 रुपए 20 पैसे। देखो हम जो भी पैसा बचाते हैं उसी से अधिक वस्तु खरीदते हैं। मैं कहता हूं कि मैं मार्केट में पहले 200 रुपए में कुछ वस्तुएं खरीदता था, अब उसके मूल्य में 10% की कमी आने से मैं 5 वस्तु अधिक खरीदता हूं। तो आप कहेंगे सर 200 का 10% निकालेंगे, कितने रुपए की बचत हुई? 20 रुपए। 20 रुपए में वस्तु अधिक कितनी खरीदी? 5। तो एक वस्तु का मूल्य कितना है वर्तमान में? 20 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा आपका? 4 रुपए। बहुत सिंपल है, बिना ही आप कॉपी पेन के बड़े आराम से सोल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। चावल के मूल्य में 25% कमी होने पर कोई व्यक्ति 600 रुपए में 10 किलोग्राम अधिक चावल खरीद सकता है। कितने रुपए में? 600 रुपए में हम पहले कुछ चावल खरीदते थे, वर्तमान में 25% की कमी आई है, तो 600 रुपए का 25% ज्ञात करेंगे। 150 रुपए की आपको बचत हुई है। कितने की बचत हुई आपको? 150 रुपए की बचत हुई है। और 150 रुपए की जो बचत हुई है उससे कितने चावल अधिक आ जाते हैं?
10 किलोग्राम चावल अधिक आ जाते हैं, चावल का घटा हुआ मूल्य या वर्तमान मूल्य बताना है, तो आप बड़े आराम से बता सकते हैं कि चावल का घटा हुआ या वर्तमान मूल्य कितने रुपए है आपका, 15 रुपए प्रति किलोग्राम। देखिए क्या कह रहा है इसमें, चावल के मूल्य में 25% कमी आई है, कोई व्यक्ति 600 रुपए में 10 किलोग्राम चावल अधिक खरीद सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि वर्तमान में 600 रुपए में 10 किलोग्राम चावल आई, नहीं, 600 रुपए पहले खर्च करता था, 600 ही वर्तमान में खर्च करता है। उसके मूल्य में कमी होने से 10 किलोग्राम चावल अधिक आए हैं, तो उसके मूल्य में कमी होने से जो बचत हुई है, उस बचत के हमने 10 किलोग्राम चावल अधिक खरीदे हैं। तो आपको देखना है यहाँ पे कि चावल के मूल्य में 25% कमी हुई है, मतलब 600 रुपए में पहले कुछ चावल आते थे, हमें नहीं पता कितने आते थे, उसके मूल्य में 25% की कमी हुई है, तो 600 का 25% 150 रुपए की बचत होती है, और इससे 10 किलोग्राम चावल अधिक आ जाते हैं। जितने चावल पहले आते थे उससे 10 किलोग्राम चावल अधिक आते हैं, तो ये 10 किलोग्राम चावल किसके आए हैं, 150 रुपए की जो बचत हुई है उससे 10 किलोग्राम चावल अधिक आए हैं, तो 1 किलोग्राम चावल का वर्तमान मूल्य कितने रुपए आ जाएगा आपका, 15 रुपए। वर्तमान में 1 किलोग्राम चावल का मूल्य बताया है इसने, कितने रुपए होंगे हमारे, 15 रुपए। तो आपका आंसर कौन सा होगा, हमारा डी आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं, बहुत ही सिंपल छोटी छोटी बातें जो आपने पढ़ी हैं, एक बार यदि आप पीछे की 3 क्लासें देख लेते हैं, मैं कहता हूं सीजीएल लेवल तक आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और आज हमने सीजीएल, सीपीओ, बैंक पीओ, रेलवे, इन एग्जामों में आए हुए आपके पीवाईक्यू आप आगे देखेंगे, और सभी के साथ में लिखा हुआ है कि कौन से सन में आया है और कौन से एग्जाम में आया है। ये सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस के लिए। देखिए, चाय के मूल्य में 10% की कमी होने से एक व्यापारी 22,500 रुपए में, सेम क्वेश्चन है, 22,500 रुपए में पहले कुछ चाय खरीदते थे, 22,500 रुपए में पहले कुछ चाय आती थी, चाय के मूल्य में 10% की कमी हुई, तो 22,500 का 10% ज्ञात करेंगे, 2250 आ जाएगा आपका। 22,500 मल्टीप्लाई 10/100, आपने बताया सर 2250 रुपए की बचत हुई है, अधिक वस्तु बचत की ही आएगी। अब 2250 रुपए जो बचाए हैं उससे 25 किलोग्राम चाय अधिक आ जाती है। 25 किलोग्राम चाय किसकी आ रही है आपकी, 2250 रुपए की 25 किलोग्राम चाय आती है। अब वर्तमान में चाय का 1 किलोग्राम का मूल्य बताना है। वर्तमान में 1 किलोग्राम चाय का मूल्य क्या होगा, प्रति किलोग्राम कम हुआ मूल्य ज्ञात करना है, तो आप बताएंगे सर 2250 रुपए में चाय आती है, कितने किलोग्राम, 25 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम चाय का मूल्य कितना हो जाएगा आपका, 90 रुपए। वर्तमान में 1 किलोग्राम चाय का मूल्य कितना है आपका, 90 रुपए। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बहुत सिंपल बातें हैं, यदि आप इन्हें थोड़ा सा ध्यान से एक बार पढ़ लेते हैं तो मैं कहता हूं कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। लेकिन इसको हमें पहले बेसिक से सारी चीजों को सीखना होगा। आपको कोई नई नई टाइपें रटने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ छोटे छोटे 3 कॉमन सेंस जो आपको बताए हैं उनको अप्लाई करिए। आपका परसेंटेज नहीं, आने वाले और भी टॉपिक आपके क्या हैं अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। साथियों, हम आपको इतना अच्छा कंटेंट जो दे रहे हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देखिए, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किसी फर्म पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाती है तथा प्रति व्यक्ति मजदूरी में 25% कमी हो जाती है। परसेंटेज के रूप में कितनी बार परिवर्तन हो रहा है जी, 2 बार, और 2 बार परिवर्तन होगा तो हम क्या अप्लाई कर सकते हैं जी, महान सूत्र अप्लाई कर सकते हैं। किसी फर्म पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या में 25% वृद्धि की गई। कर्मचारी स्टार्टिंग में कितने थे, जो भी था हमारा वैल्यू 100% थी, 25% वृद्धि कर दी गई, 125/100, और मजदूरी को 25% कम कर दिया गया, 75/100। आप बताएंगे 25 5 125, 25 के 100, 5 5 25 2, 35 और 2 37/4, 4 9 36, 1 4 3 12, 3 4 7 28, 4 5 20। हमारी जो टोटल है ना वो मजदूरी वर्तमान में 100 से कहां पे आगे हैं 93.75,
तो आप देखेंगे कि मजदूरी में कितने की कमी आई है, मजदूरी में 6.25% की कमी आई है। तो यहाँ पे 6.25 कौन सा ऑप्शन है आपका, डी। 25/4 है, 25 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा आपका 6.25। दोबारा देखें, किसी फर्म पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या में 25% वृद्धि हुई और प्रति व्यक्ति मजदूरी में 25% की कमी कर दी जाती है। 2 बार परसेंटेज में परिवर्तन हुआ है, इसे कुल मजदूरी में x% की कमी आती है। तो बताइए x की वैल्यू क्या होगी, कितने परसेंट की कमी हुई है। आप कहेंगे कि मजदूरी हमारी माना पहले कितनी थी 100, 25% की वृद्धि हुई कर्मचारियों की संख्या में 125/100 और उनकी मजदूरी को 25% कम कर दिया गया 75/100। आप देखेंगे कि हमारे पास है ना 25 पंजे 125, 2500 के 100, 5 5 25 2 और 5 7 35 और 2 37 बटे में 4, 4 में 36, 4 3 12, 4 5 20, 4 2 8, 4 5 20। आप कहेंगे कि हमारे पास है ना जो हम पहले मजदूरी दे रहे थे 100, वर्तमान में कितनी होगी 93.25 होगी है। तो मजदूरी में कितनी कमी आई है 6.25% की कमी हुई है। 25 बटे में 4, 4 6 24, 4 2 8, 4 5 20। कौन सा आंसर आ जाएगा आपका, डी आंसर। कौन सा आएगा हमारा, डी आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाती है, इसकी खपत में कितने % की कमी करें। सिर्फ एक ही पक्ष को बढ़ाया गया है, यहाँ पे 2 बार परिवर्तन नहीं हो रहा है। यहाँ क्या कह रहा है, किसी वस्तु के मूल्य में 50% की वृद्धि हुई है। माना वो वस्तु पहले है ना 100 रुपए में आती थी, पहले उस वस्तु की जो कीमत है वो कितनी थी हमारी 100 रुपए, और वर्तमान में उसको 50% बढ़ा दिया गया, तो कितना हो गया हमारा 150 रुपए। इसकी खपत में कितने % कमी की जाए कि हमारी जो है ना खर्चा पहले जितना ही रहे, खर्चे में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आप एक बात बताओ, मैं पहले 100 रुपए में कोई वस्तु खरीदता था, अब वो वस्तु मार्केट में 150 रुपए में आने लगी। 100 रुपए में मान लीजिए आप कुछ चावल खरीदते थे, अब वो चावल 150 रुपए में आने लगे और आप मार्केट में 100 रुपए लेके जाएंगे, तो ये बताइए चावल कम आएंगे या ज्यादा आएंगे, जी कम आएंगे। तो हमें प्रयोग कितना कम करना पड़ेगा, जितना 100 150 से कम है, क्योंकि 100 में खरीद रहे हैं, वस्तु 150 में आने लगी है, तो 100 150 से कितना कम है, परसेंटेज में बताना है। और परसेंटेज में कम और ज्यादा बताना है तो कंपेयर करना है, और कंपेयर के लिए हम क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस। दोनों का डिफरेंस कितना आएगा आपका 50। 100 150 से, किससे 150 से, तो आप लिखेंगे अपॉन 150 और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा आपका 100। आपने कहा कि उसका प्रयोग है ना वो 33/1/3% या 1/3, दोनों एक ही बात है। इतने % कम करेंगे तो हमारा जो है ना जो खपत है, इतनी खपत कम करेंगे तो हमारा खर्चा क्या रहेगा, बिल्कुल पहले जितना रहेगा, अर्थात 100 रुपए में वर्तमान में जो वस्तु है वो 33 1/3% है या 1/3% है। आप कहेंगे उतनी कम आती है, तो आपने बताया कि हमें उसका प्रयोग है वो कितना कम करना पड़ेगा, 33/1/3%। आप देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि हमने किसी वस्तु के मूल्य में 50% की वृद्धि कर दी। पहले वस्तु 100 की आती थी, अब वस्तु कितने की आने लगी 150 की। ये उसका पहले का मूल्य है और ये उसका वर्तमान मूल्य है। अब कहता है कि हम है ना उसका प्रयोग कितना कम करें कि हमारा खर्चा नहीं बढ़े। खर्चा तो मैं पहले भी 100 रुपए खर्च करता था, अब भी 100 रुपए खर्च करना चाहता हूं, तो 100 150 से कितना कम है, किससे 150 से कंपेयर हो रहा है, तो दोनों का डिफरेंस अपॉन जिससे कंपेयर कर रहे हैं और मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा आपका 100। तो आप बता देंगे कि 33 1/3% हमें उसका प्रयोग कम करना पड़ेगा। अगर इसे फ्रैक्शन में बताना है तो 1/3 हमें उसका प्रयोग क्या करना है, कम करना है। कितना कम करना आपको, 1/3 उसका प्रयोग हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। चीनी के भाव में 20% की कमी हो जाती है। एक व्यक्ति 36 रुपए में 500 ग्राम चीनी
अधिक खरीद सकता है। तो बताइए कि 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, तो चीनी का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक भाव क्या था? चीनी का प्रति किलोग्राम स्टार्टिंग मूल्य पूछ रखे है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, चीनी के भाव में 20% की कमी हो जाती है, तो 36 रुपए में पहले की अपेक्षा 500 ग्राम चीनी अधिक आ जाती है, क्योंकि चीनी के मूल्य में कमी आई है, तो कुछ पैसा बचेगा। और बचे हुए पैसे से हमने कितनी चीनी अधिक खरीदी है? बचे हुए पैसे से हमने 500 ग्राम चीनी अधिक खरीदी है। तो हमें ये बताना है कि चीनी का पहले मूल्य क्या था, वर्तमान मूल्य क्या है। दोनों मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। ये कहता है चीनी के भाव में 20% की कमी हो जाती है। चीनी का पहले रेट क्या था? माना हम है ना मार्केट में, सॉरी 36 रुपए बता रहा है यहाँ, तो यहाँ 100 मानने की जरूरत नहीं है। यहाँ कह रहा है 36 रुपए में हम पहले कुछ चीनी खरीदते थे, मार्केट में 36 रुपए खर्च कर रहे हैं और कुछ चीनी आ जाती है। अब उसके मूल्य में 20% की कमी हुई, तो 36 का 20 निकालेंगे, 36 गुना में 20 बटे में 100, आप बता देंगे 7 रुपए और 20 पैसे की बचत होती है। इससे 500 ग्राम चीनी अधिक आ जाती है। 500 ग्राम को अगर हम किलोग्राम में बदलेंगे तो 1/2 या 0.5। आपने कहा कि सर हम है ना 7 रुपए 20 पैसे में आधा किलो चीनी खरीद सकते हैं, तो 1 किलो चीनी का वर्तमान मूल्य कितना है आपका? 14 रुपए 40 पैसे। 14 रुपए 40 पैसे में हम वर्तमान में 1 किलो चीनी खरीद सकते हैं। लेकिन ये कब हो रहा है? जब चीनी के मूल्य में 20% की कमी आई है। हमें पहले वाला मूल्य बताना है, तो आप कहोगे सर ये 14 रुपए 40 पैसे है ना, वो 20% कमी के बाद है, तो कितने परसेंट के बराबर है? 80% के बराबर। और पहले वाला मूल्य बताना है तो गुणा में 100। इसका पॉइंट हटाएंगे, और पॉइंट हटाएंगे तो देखिए कि कितना बढ़ जाता है हमारा। पॉइंट हटते ही हम यहाँ 2 जीरो लगा देंगे। 1 2 3 1 2 3, 8 से काटिए, 8 एकम 8 बच गए 6, 8 8 64। आपने देखा कि उसका जो है ना स्टार्टिंग मूल्य कितना था? 18 रुपए प्रति किलोग्राम उसका स्टार्टिंग मूल्य था। कौन सा आंसर आ जाएगा आपका? बी। देखो दोनों दे रखे हैं, 14 40 और 18। क्यों? क्योंकि मूल्य पूछा कौन सा है? प्रारंभिक। और आप यहां पर्सन को आते ही यहीं ओके कर देते हैं कि ये आंसर होगा, ये नहीं होगा। आंसर कौन सा होगा आपका? बी। चीनी के भाव में 20% की कमी आ जाती है। पहले 36 रुपए में जो वस्तु खरीदते थे, जो चीनी खरीदते थे, 20% की गिरावट आने से 7 रुपए 20 पैसे बचे, और 7 रुपए 20 पैसे में आधा किलोग्राम चीनी अधिक आई। 1 किलोग्राम का मूल्य निकालना है, 7 20 गुणा में 2/1, 14 रुपए 40 पैसे प्रति किलोग्राम चीनी वर्तमान में आती है। और 14 रुपए 40 पैसे जो है ना आपके, वो कितने परसेंट के बराबर है? सर 20% की कमी होगी है तो 80 के बराबर है, गुणा में 100। चीनी का वर्तमान जो मूल्य है वो कितना बता रहा है? चीनी का वर्तमान मूल्य बताया है 18 रुपए प्रति किलोग्राम। चीनी का वर्तमान मूल्य कितना आ जाएगा आपका? 18 रुपए प्रति किलोग्राम। आगे चलते हैं। आगे है इसमें बी को ए से 20% कम प्राप्त होता है, तो ए को बी से कितने परसेंट अधिक प्राप्त होगा? कंपेयर करना है। ऐसे काफी क्वेश्चन आप पहले पढ़ चुके हैं, एक बार पीछे वाली वीडियो देखिए और ये जो लॉजिक बताया है उनको ढंग से सीख लेंगे, तो ऐसे क्वेश्चनों में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगला देखो, रमा के खर्चे और बचत में 5:3 का अनुपात है। रमा जो है ना उसके खर्चे का और बचत का रेशियो 5:3 है। खर्चे और बचत का अनुपात, खर्चे और बचत का जो रेशियो है ना वो बताया है 5:3 है। अगर मान लीजिए वो है ना 500 रुपए खर्च करती है, तो वो 300 रुपए उसकी क्या है? रमा की बचत है। यदि उसके इनकम में 12% की क्या हो जाए? इनकम में 12% और खर्चे में 15% की वृद्धि हो जाए, इनकम में 12% की वृद्धि हो जाए, खर्चे में 15% की वृद्धि हो जाए। आप एक बात बताओ, मैं 500 रुपए खर्च करता हूं, 300 रुपए बचाता हूं, तो मेरी इनकम कितनी आ जाएगी? सर दोनों को जोड़ देंगे, इनकम कितनी आ जाएगी? 800 रुपए। भाई 5:3 मानना है, 50 और 30 मान लीजिए, 500 और 300 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। खर्चा माना 500 है तो बचत कितनी है? 300। रेशियो बना के देखो 5:3 है कि नहीं है? अब आप कहेंगे सर इसकी इनकम कितनी आ जाएगी? खर्चे को और बचत को जोड़ दिया तो इनकम कितनी आ गई उसकी? 800 रुपए। अब क्या कह रहे हैं? यदि उसकी इनकम में 12% वृद्धि हो जाए, 800 का 12% निकालते हैं तो उसकी इनकम कितने रुपए बढ़ गई है? 96 रुपए बढ़ जाती है। और फिर कहता है कि उसका खर्चा 15% बढ़ जाता है,
खर्चा 15%, 500 का 15% निकालते हैं तो कितने रुपए बढ़ जाएगा आपका 75। 500 का 15, 500 गुणा में 15/100 अपॉन 100 करना है, 2 जीरो कट जाएगी, 15 5 75। कोई जादू नहीं है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन माइंड से करेंगे तो क्वेश्चन को सेकंडों में करने लग जाएंगे। लेकिन आप माइंड से कैलकुलेशन कम करते हैं, माइंड से फालतू बातें ज्यादा कैच करते हैं। टीचर आता है 5-7 जोक सुनाता है, फालतू बातें करता है, उसमें इंटरेस्ट ज्यादा होता है। 2-4 महीने अगर ये फालतू की बातें और फालतू का इंटरेस्ट छोड़ के और सारा दिमाग अगर पढ़ाई में लगा लिया जाएगा तो बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। और एक बार गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद ये सारा दिमाग फालतू कार्य में रखना, ठीक है ना। लेकिन कुछ समय 5-7 महीने हमें इन फालतू चीजों को छोड़ना है। जो टीचर आके आपको जोक सुना रहे हैं, आपकी 1 घंटे की क्लास के अंदर आपको 20-25 मिनट क्या है फालतू की बातें करते हैं, 10-15 मिनट आपको फालतू हंसाते रहते हैं, भाई हम जोकर नहीं है। एक अच्छा टीचर वो है जो बच्चे को अच्छा कंटेंट दे और बच्चे को क्या है पढ़ने के लिए मोटिवेट भी करे। लेकिन अगर आपको जोक सुनने हैं तो फिर आपको मैथ की क्लास लेने की जरूरत नहीं है, फालतू जोक सुनने के लिए आप कहीं भी जा सकते हैं, या सिर्फ पढ़ने के लिए आए। और अगर आपने पढ़ने का टारगेट बना लिया है तो आपको वो कंटेंट मिलेगा कि आपको बिल्कुल सारे क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेंगे, डायरेक्ट लैंग्वेज मिलेगी। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपके एग्जाम में पढ़ाए हुए टॉपिक से बाहर हो। ये दैट्स माय कॉन्फिडेंस नॉट ईगो। हमारा 21 ईयर का जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं। हमने 20-21 साल के अंदर जो एग्जाम में आए हुए पेपर हैं वो सारे पेपर देख रहे हैं, दिल्ली पुलिस का है, रेलवे का है, बैंकिंग का है, एसएससी का है, हरियाणा सीईटी के हैं। उनमें एग्जामिनर का क्या मूड है, एग्जामिनर क्या पूछ रहे हैं, हमें एग्जामिनर के अकॉर्डिंग चलना है। हमें वो कंटेंट तैयार करना है जो एग्जामिनर पूछता है एग्जाम में। टॉपिक के अंदर 50 फालतू बातें पढ़ लेते हैं लेकिन उन चीजों को स्किप कर देते हैं या ध्यान नहीं देते हैं जो एग्जामिनर पूछता है। एग्जामिनर का सारा मैटर है वो लैंग्वेज पे है, इसलिए सबसे पहले मैथ की भी अपनी एक लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को समझें, उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस है वो देखने लायक होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 800 का 96 बढ़ गया तो उसकी इनकम कितनी होगी है 896 होगी है। देखो इनकम का इनकम पे बढ़ेगा, खर्चे का खर्चे पे बढ़ेगा, बचत का बचत पे बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पे उसका खर्चा कितने होने लगा 575 रुपए। 896 में से 575 घटा दीजिए, उसकी बचत आ जाएगी। आपने कहा सर उसकी बचत है ना वो कितनी होने लगी 321 रुपए। बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, ये मत कह देना 21% की, नहीं 300 रुपए बचा रहा था तो वर्तमान में कितनी बचत होगी है 321। 321 300 से कितने परसेंट अधिक है कंपेयर करना है। 321 300 से कितने परसेंट अधिक है, दोनों का डिफरेंस अपॉन जिसे कंपेयर कर रहे हैं मल्टीप्लाई 100। आप बता देंगे कितने परसेंट अधिक है, 7% अधिक है। तो यहाँ पे हम देख रहे थे एक व्यक्ति है वो 500 रुपए खर्च करता है, 300 रुपए बचाता है, तो उसकी इनकम कितनी आ गई थी हमारी 800 रुपए। अब उसकी इनकम को 12% बढ़ा दिया गया तो आपने 800 का 12% निकाला, 800 का 12% कितना आ गया था आपका 96, वो ऐड कर दिया तो आपकी इनकम कितनी हो गई थी 896 रुपए। खर्चा 500 का 15% निकालेंगे 75 रुपए, खर्चा कितना होने लगा 575 रुपए। बचत 300 रुपए थी, अब कितनी हो रही है 321। 321 300 से कितने परसेंट अधिक है, अगर आपको ये ज्ञात करना है तो आप कंपेयर कर लेंगे कि जो 321 है ना वह 300 से कितने परसेंट अधिक है, दोनों का अंतर किससे 300 से। उन्हीं बातों को बार बार रिपीट करेंगे, कभी गलत नहीं होगा क्वेश्चन, और कॉन्फिडेंस इतना आएगा कि आप बड़े से बड़े प्रश्न को भी सेकंडों में सोल्व कर सकते हैं। हम एक छोटी सी खुशखबरी आपके लिए, 1 अक्टूबर 2025 से 1 तारीख से हम आपका दिल्ली पुलिस का नया बैच शुरू कर रहे हैं और जिसमें सारी क्लासें आपकी लाइव होंगी। कल आपको वो शेड्यूल मिलेगा और उसमें प्रत्येक टीचर अपना टाइम पे क्लास लेगा और आपको वो कंटेंट मिलेगा जो आपका दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन दिलाएगा। इसलिए साथियों कल हम आपको जो शेड्यूल देंगे उसको देखिए और 1 तारीख से जो लाइव क्लासें होंगी उन क्लासों को अटेंड करिए ताकि आप अपना सिलेक्शन है वो सुनिश्चित कर सकें। हमारे पास फालतू की बातें नहीं होंगी, टीचर आएगा, आपको कंटेंट से संबंधित बातें होंगी, आपको किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है वो आप पर्सनली बता सकते हैं, आप कमेंट पे बता सकते हैं। यदि आपको मैथ में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं अपने नंबर देता हूं, आप उस पर व्हाट्सएप पे मैसेज करके बताइए या कॉल करके बता सकते हैं कि सर आप इसमें थोड़ा सा ये सुधार करिए, या ये स्पीड ज़्यादा है कम है, या ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया दोबारा बताइए, या किसी चीज़ के बारे में जो भी प्रॉब्लम है वो आप बेझिझक बता सकते हैं। आप अपने बड़े भाई से पढ़ रहे हैं और बड़े भाई से हम कैसे डिस्कस करते हैं, कैसे बातें करते हैं और कैसे समझते हैं, वो सब तरीके आपको यहीं लागू करने हैं। तो आप एक कॉन्टैक्ट नंबर लिख लीजिए, व्हाट्सएप नंबर है ये
9306154418। फालतू का कोई मैसेज नहीं और फालतू की कोई बातें नहीं, ठीक है। सिर्फ आपको कोई टॉपिक से संबंधित कोई बात हो, हमारी क्लास से संबंधित कोई बात हो और आपको कुछ भी बताना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम हो, तो उसका सॉल्यूशन आपका 200% होगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि पहली संख्या तीसरी संख्या से 20% कम है। ये अभी एसएससी एमटीएस 2023 में आया है कि यदि हमारी जो है ना पहली संख्या तीसरी संख्या से 20% कम है, पहली दूसरी तीसरी, पहली संख्या तीसरी संख्या से 20% कम है और दूसरी से तीसरी संख्या का रेशियो दिया गया है, सेकंड और थर्ड का रेशियो दे दिया, 7 रेशियो कितना है 10 है। इसे थोड़ा सा बड़ा मान लेंगे ताकि परसेंटेज निकालने पॉइंटों में नहीं आएगा। माना ये संख्या कितनी है 70 है, तो ये कितनी हो जाएगी 100। देखो रेशियो वही 7:10 ही है। और क्या कह रहा है, पहली संख्या तीसरी संख्या से 20% कम है, इससे 20% कम है, 100 का 20 निकालेंगे 20 आएगा, तो ये संख्या कितनी आ जाएगी 80। तीनों के बारे में पता चल गया, ये 80 है, ये 70 है और ये कितना हमारा 100 है। अब कहता है तो पहली और तीसरी संख्या का औसत, पहली और तीसरी संख्या का एवरेज, पहली और तीसरी का एवरेज निकालना है। दोनों को एवरेज होता है दोनों नंबर्स का टोटल अपॉन 2। जितनी भी संख्या है उनका टोटल करके संख्याओं से डिवाइड करेंगे, एवरेज आ जाएगा। एवरेज के टॉपिक के अंदर भी आपको सारी बातें दोबारा बताई जाएंगी। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि 180/2 कितना आ गया हमारा, इसका एवरेज 90। यहाँ पे इसने कहा है कि पहली और तीसरी संख्या का एवरेज है, पहली और तीसरी का एवरेज हमारा 90 आ गया है। अब हमें क्या बताना है इसमें, अब हमें बताना है कि तीसरी संख्या का औसत दूसरी संख्या से कितने % अधिक है, दूसरी संख्या से कितने % अधिक है। दूसरी संख्या कितनी है ये बताओ पहले, दूसरी संख्या 70 है और इन दोनों संख्याओं का जो एवरेज आया है, जो औसत आया है वो कितना है आपका 90। कितने % अधिक है, बस यही ध्यान रखने की बात है। परसेंटेज में पूछेगा तो दोनों को क्या कर लेना है, कंपेयर कर लेना है। 90 70 से कितने % अधिक है, दोनों का अंतर, दोनों का अंतर कितना है 20, किससे 70 से, और गुणा में 100। आप बता देंगे 200/7, 200 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, 6 7 8 56, 28 सही, 4/7% क्या है अधिक है। कौन सी संख्या, इनका एवरेज किससे, सेकंड से, तो 28 सही, 4/7, कौन सा आंसर आ जाएगा आपका सी आंसर। फिर दोबारा देखो एक बार, पहली संख्या तीसरी संख्या से 20% कम है, पहली संख्या तीसरी संख्या से 20% कम है और दूसरी और तीसरी का रेशियो 7 और 10 है। मैंने इसको 70 मान लिया था, ये कितना हो गया था हमारा 100 हो गया था, 10 था ना। और फिर कहता है पहली संख्या तीसरी से 20% कम है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 80। आगे पूछा है कि पहली और तीसरी संख्या का औसत, पहली और तीसरी संख्या का औसत, इन दोनों का एवरेज कितना आया था आपका 90। दूसरी संख्या से, किससे 70 से, कितने % अधिक है, दोनों का कंपेयर कर रहे थे, दोनों का अंतर अपॉन जिससे कंपेयर कर रहे हैं मल्टीप्लाई 100। आपने बताया यहाँ पे आ गया हमारा 200/7, कौन सा आंसर आ रहा है आपका सी। आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका एसएससी सीजीएल 2021 में आया है क्वेश्चन, कमल के पास कुछ सेब हैं, उसने जितने खाए उससे 40% अधिक बेचे, उसने जितने खाए उससे 40% अधिक बेचे। पहले तो ये बता रहा है कि उसने सेब जो खाए हैं उससे 40% अधिक बेचे हैं। माना उसने 100 खाए तो बेचे कितने उसने 140। रेशियो बना लेते हैं, दोनों का रेशियो कितना है 5:7। अगर वो 5 सेब खाता है तो 7 सेब क्या करता है वो बेचता है। उसने 70 सेब बेचे, अब संख्या बता दी, बेचे कितने 70। रेशियो कितना है इसका 70 की रेशियो में वैल्यू कितनी बता रखी है 7। अब आप ये बताओ 7 पेन 70 रुपए में खरीदता हूं तो एक पेन का मूल्य निकालना है तो 7 से डिवाइड नहीं करेंगे, 1% की वैल्यू ज्ञात करना, एक अनुपात का मान ज्ञात करना, बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं। आपने इसे 7 से डिवाइड कर दिया तो 1 रेशियो की वैल्यू क्या आ गई हमारी 10। तो बताइए उसने कितने सेब खाए, खाने का रेशियो कितना है 5, 5 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो उसने कितने सेब खाए
उसने सेब खाए जी 50, बेचे कितने 70। तो इसने पूछा है बताइए उसने कितने सेब खाए। खाने वाले सेबों की संख्या पूछ रहा है तो आप बड़े आराम से बता सकते हैं उसने कितने सेब खाए 50। कमल के पास कुछ सेब थे जिसमें उसने जितने सेब खाए उससे 40% अधिक बेचे। माना उसने 100 खाए और 140 बेचे। अब यहाँ पे इसका रेशियो बनाइए, रेशियो आ गया इसका 5:7। अब कहता है कि उसने 70 सेब बेचे। सेब जो बेचे हैं उनकी संख्या कितनी है, उसने 70 सेब बेचे हैं। तो आप देखते हैं कि जो 70 सेब बेचे हैं उनका रेशियो कितना है 7। 1 रेशियो की वैल्यू ज्ञात करता हूं, 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है 10। यहाँ पे खाने वाले का जो रेशियो है वो 5 है, 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया कितना है आपका 50। अब हमें यहाँ पे बताना है कि बताइए उसने कितने सेब हैं वो खाए हैं। तो उसने कितने सेब खाए हैं 50। खाए गए सेबों की संख्या कितनी है आपकी 50 है। अच्छे लेवल में आए हुए क्वेश्चन है। आप एक बार टॉपिक को पढ़ेंगे फिर किसी भी लेवल का क्वेश्चन सोल्व करिए। मैं आपको कहता हूं कि आप है ना बड़े आराम से प्रश्न को सोल्व कर लेंगे और आपका कॉन्फिडेंस है ना वो इतना बढ़ेगा कि आप मैथ में कहीं भी एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा और आप प्रत्येक क्वेश्चन को इजीली क्या है सोल्व कर सकते हैं। सारा कुछ आत्मविश्वास का है, जितना आत्मविश्वास बढ़ेगा उतना ही आप बेटर करते जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसएससी सीजीएल 2023 लेटेस्ट 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, इसने बताया है कि रवि शुरू में अपनी मासिक आय का 20% बचत करता है। कितने परसेंट बचाता है 20। हाल ही में उसकी मासिक आय में 25% की वृद्धि होगी। इनकम कितनी बढ़ गई 25। उसकी नाम मात्र जो बचत हो रही थी ना वो भी 5% बढ़ गई। तो रवि वर्तमान में अपनी आय का कितना परसेंट बचाता है, मतलब उसकी इनकम है ना उसका कितना परसेंट बचत है, उसकी वर्तमान में जो बचत है वो कितनी है। रवि शुरू में अपनी आय का 20% बचाता है। हमने उसकी इनकम का नहीं पता तो कितना मान लेते हैं, माना इनकम कितनी है 100 और उसका 20% उसकी बचत है। तो 100 का 20 बचाता है तो खर्चा कितना हो जाएगा 80 और बचत कितनी हो जाएगी 20। जो भी इनकम है माना 100 है तो उसने 20 बचाया तो खर्चा कितना हो गया उसका 80। हाल ही में उसकी मासिक आय में 25% की वृद्धि हो जाती है तो उसकी नई इनकम कितनी हो जाएगी। याद रखें इनकम का इनकम पे बढ़ाना है, खर्चे का खर्चे पे, बचत का बचत पे। यहां कह रहा है 100 का 25% 25 बढ़ गया और उसकी जो बचत है ना उसमें 5% की वृद्धि हुई। बचत में 5% निकालना है 20 का, 20 में 5 नहीं जोड़ना है, 20 का 5% निकाल के फिर आपको क्या करना है इसमें ऐड करना है। तो 20 का 5% आपका 1 आ जाएगा। आपने किया सर 20 को 5% निकालना है, 20 × 100 कितना है आपका 1 रुपया उसकी बचत बढ़ गई। तो बचत कितनी होने लगी 21 रुपए। 125 कमाता है 21 बचा लेता है तो अब उसका खर्चा कितना है 104। वर्तमान में 125 कमाए 21 रुपए खर्च कर बचा लिए तो खर्चा कितना हो जाएगा 104 रुपए। अब यहाँ पे हमें बताना क्या है वो देखिए, हमें बताना है अपनी वर्तमान आय का कितना परसेंट बचाता है, वर्तमान इनकम का कितना परसेंट बचाता है। उसकी इनकम कितनी है ये बताओ 125 और उसकी बचत कितने रुपए है 21 रुपए। अब इसे परसेंटेज में बताना है तो 125 रुपए कमाता है 21 रुपए बचाता है अपॉन 125 मल्टीप्लाई 100, 25 × 125, 25 के 100, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 5 से देखता हूँ 5 एकम 5, 3, 5 के 30, 4 5 8 40। वो अपनी इनकम का कितना परसेंट बचाता है, वो अपनी इनकम का 16.8% बचत करता है। कितने परसेंट की बचत करता है 16.8। कौन सा आंसर हो जाएगा आपका डी। दोबारा देखो ये कह रहा है कि रवि शुरू में अपनी मासिक आय का 20% बचाता है। 100 कमाया 20 बचा लिया, 80 क्या हो जाएगा उसका खर्चा। बचत खर्चा इनकम, सॉरी इनकम खर्चा बचत। अब हाल ही में उसकी मासिक इनकम में 25% की वृद्धि होगी तो इसकी इनकम कितनी हो जाएगी 125 और उसकी बचत में 5% की वृद्धि हुई तो बचत 1 बढ़ के कितनी हो गई थी उसकी बचत होने लगी 21। 125 कमाया 21 बचाया तो यही बताना था कि ये जो है ना बचत उसकी इनकम का कितना परसेंट है। तो आप कहेंगे 21 बटे में 125 गुणा में 100
25 के 100, 25 5 125, तो 84 को अगर 5 से काटते हैं तो कितना आया था 16.8%। तो उसकी जो बचत है ना उसमें वर्तमान इनकम का कितना परसेंट है 16.8% है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ठीक तब होगा जब आप साथ साथ मेहनत करेंगे, क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे और जो भी प्रॉब्लम आएगी वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि टॉपिक को सीखने के लिए अध्यापक से आपको 2 से 3 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप कुछ बेटर कर सकते हैं। और आप सोचें कि हमने 10 मिनट यहाँ देख लिया, 10 मिनट वहाँ देख लिया, 10 मिनट हमने बुक से पढ़ लिया, ऐसे नहीं। आप किसी भी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आइए और वहाँ अच्छी मेहनत करिए, क्योंकि लगातार अगर हम एक जगह टिके रहेंगे तो हम बहुत बेटर सीख के जाएंगे। यदि किसी भिन्न के अंश में 140% की वृद्धि कर दी जाए, एक फ्रैक्शन है और उसके अंश में 140% की वृद्धि कर दी गई और उसके हर में 20% की कमी कर दी जाए, तो हमें 12/7 प्राप्त हो जाता है। हमें 12/7 फ्रैक्शन प्राप्त हुआ है। लेकिन कब हुआ है? जब हमें अंश में तो 140% की वृद्धि कर रखी है और इसमें हमने 20% की कमी कर रखी है हर में। अब ये बताओ किसी भी संख्या की स्टार्टिंग वैल्यू क्या होती है? सर उस संख्या की स्टार्टिंग वैल्यू होती है 100% और उसको हमने 140% बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा 100। भाई उसका जो अंश था वो 100% था और 140% उसमें वृद्धि कर दी तो वो कितने परसेंट के बराबर हो गया 240, और वो कितना है 12। तो 12 कितने के बराबर है 240% के बराबर है। मल्टीप्लाई क्या कर दो 100, ये तो हो गया अंश का। अब हम इसको देखते हैं 7 को। इसमें 20% कमी कर रखी है तो 20% कमी कर रखी है तो कितने के बराबर है 80 के बराबर, और स्टार्टिंग बताना है तो कितना आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। अब देख लीजिए 12 दूनी 24, 2 5 10, इसकी वैल्यू आ गई 5, 20 के 80, 20 5 100, ये आ जाएगा 35/4 और 35/4 आएगा तो 4 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा आपका 5 से काट दो 5 7 35। हमारी स्टार्टिंग वैल्यू क्या थी 4/7। हमें बताना उस फ्रैक्शन की स्टार्टिंग वैल्यू क्या थी, तो उस फ्रैक्शन की स्टार्टिंग वैल्यू क्या थी आपकी 4/7। दोबारा देखो, यदि किसी भिन्न के अंश में 140% की वृद्धि कर दी जाए, अंश क्या है इसका 12 है, मतलब ऊपर वाली संख्या जो 12 है उसको 140% बढ़ा रखे है। तो आप सबको पता होना चाहिए किसी भी संख्या की स्टार्टिंग वैल्यू 100% होती है, उसको 140% बढ़ा दिया गया तो कितना हो जाएगा 240% के बराबर हो जाएगा। तो ये 12 कितने के बराबर है 240 के बराबर। इसकी स्टार्टिंग वैल्यू ज्ञात करनी है, मल्टीप्लाई 100। आपने कहा कि इसकी स्टार्टिंग वैल्यू क्या थी 5। अब नीचे वाली संख्या को देखते हैं, जो ये 7 है ना वो कितने परसेंट के बराबर था, ये 7 है, इसमें 20% की कमी कर रखी है तो 80% के बराबर है। और पहले वाला बताना है तो गुणा में 100, 20 के 80, 20 5 100, 35/4, 5 बटे में 35/4 करेंगे, 4 हमारा ऊपर चला जाएगा। तो आप देखते हैं यहाँ पे कि 5 7 35, कितना आ जाएगा आपका 4/7, और 4/7 कौन सा है हमारा बी आंसर है। फ्रैक्शन के रूप में दे, हमारा डेसिमल के रूप में देता है या सिंपल नंबर देता है। आपको पता होना चाहिए किसी भी संख्या की वैल्यू 100% होती है, यदि उसमें कुछ बढ़ाएंगे तो 100 में प्लस कर देंगे और कम करेंगे तो 100 में माइनस। मैं कहता हूं मेरे वेतन को 40% बढ़ाया गया है तो कितना हो गया 140% के बराबर, 30% घटाया गया है तो कितने के बराबर है 70% के बराबर है। 100 को बेस मान के चलना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, यदि सचिन ने 6 चौके लगाए हैं, कितने, सचिन ने 6 तो लगा दिए चौके और 4 लगा दिए छक्के, 6 चौके कितने रन बना लिए 24 रन बनाए, और उसने 4 छक्के लगा दिए, 4 छक्के लगा दिए तो यहां भी कितने बना लिए उसने 24। चौके और छक्के से उतने टोटल रन कितने बना लिए 48। अब बताना क्या है, सचिन ने 6 चौके और 4 छक्के लगा के टोटल रन कितने बनाए हैं, मतलब ये तो चौके और छक्के से बनाए 48 तो, लेकिन कुल रन कितने बनाए 120। इसका मतलब बाकी उसने दौड़ के बनाए हैं। हमें बताना है उसने कुल स्कोर के कितने प्रतिशत रन विकेट के बीच दौड़कर बनाए हैं। अब ये बताओ टोटल रन बनाए उसने 120 और उसके 48 रन उसने चौके और छक्के से बना लिए, तो 10 में से 8 गए 2,
11 में से 4 गए 7, 72 रन उसने दौड़कर बनाए हैं। कितने में से बनाए हैं? 120 में से। और पूछ भी यही रहा है कि बताइए उसने दौड़कर कितने रन बनाए, कितने % रन उसने दौड़कर बनाए। तो आप बता देंगे 120 में से 72 उसने दौड़कर बनाए हैं बटे 120 गुणा में 100, 12 छिक्के 72। उसने जो दौड़कर रन बनाए वो कितने % हैं? उसने दौड़कर बनाए हमारे 60%। 60% जो रन है उसने क्या किए हैं? दौड़कर बनाए हैं। देखो सचिन ने 6 चौके और 6 तो लगाए हैं चौके, कितने रन बना लिए जी? 24। और 4 लगाए हैं छक्के, यहां भी 24 रन बनाए। 48 रन तो बनाए हैं उसने चौके और छक्के की मदद से। टोटल 120 बनाए थे, 120 में से 48 गए तो 72 रन कैसे बनाए उसने? 72 रन बनाए उसने दौड़कर। अब 72 रन दौड़कर बनाए कितने में से? 120 में से। 120 में से दौड़कर बनाए 72, 1 में से बटे 120 और 100 में से गुणा में 100। तो आप बता देंगे उसने दौड़कर कितने % रन बनाए? उसने दौड़कर कितने % रन बनाए? 60%। ठीक है, आगे चलते हैं। एक विद्यार्थी को किसी संख्या में 4/3 की जगह पर 3/4 से गुणा कर दिया। कोई भी नंबर है उसको हमें क्या करना था? 4/3 से मल्टीप्लाई करने के स्थान पे 3/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। बताइए कितने % की त्रुटि हुई? मैम कोई भी संख्या थी उसे हमें 4/3 से मल्टीप्लाई करते, माना वो नंबर 1 था, 4/3 से करते कितना आ जाएगा? 4/3। और उसको 3/4 से करेंगे तो कितना आ गया है? 3/4। तो ये बताना है कि 3/4 है ना, 4/3 से कितने % कम या ज्यादा है? आपको पता है ये कम है, दिखाई दे रहे संख्याएं। अब कितने % कम है, कितने % की त्रुटि हुई है, ये इससे कितने % कम है? तो आपको कंपेयर करना है। तो सबसे पहले इसका एलसीएम ले लीजिए। 3 चौके 12, 4 चौके 16, 4 तिये 12, 3 तिये 9। 16 के स्थान पे कितना हो रहा है हमारा? 9 होता है। तो 9 16 से कितने % कम है? दोनों का डिफरेंस कितना है? दोनों का डिफरेंस अपॉन जिससे कंपेयर कर रहे हैं मल्टीप्लाई 100। मैंने कहा 16 का 9 किया है तो आप कहेंगे दोनों का अंतर है 7। किससे? 16 से मल्टीप्लाई 100। 4 चौके 16, 25, 175/4, 4 चौके 16 1 और 4 तिये 12 3, 4 7 28, 4 5 20। आप बता देंगे 43.75% की त्रुटि हुई है। कितने % की त्रुटि हुई है? 43.75% की त्रुटि हुई है, अर्थात 43.75% क्या है? उसकी वैल्यू कम होगी है। फिर देखेंगे एक बार, कोई भी संख्या है उसका 4/3 ज्ञात करना था, हमने 3/4 ज्ञात कर दिया, तो ये इसे कितने % कम है? तो आप कहेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, आप एलसीएम ले सकते हैं। 3 चौके 12 16, 4 तिये 12, 3 तिये 9। अगर उस संख्या की वैल्यू हम मानते हैं मान ली 16 होती तो हमने गलती से क्या कर दिया? उसका 9 कर दिया। 160 है तो कितना हो जाएगा? 90। तो कितने % की कमी हुई है? 9 16 से कितने % कम है ये बताना है। 16 और 9 में कि 9 16 से कितने % कम है। तो आपको कंपेयर करना आता है। आप कहेंगे सर दोनों का डिफरेंस कितना आया? 7 बटे में 16 और गुणा में कितना आ गया हमारा? 100। तो कितने % की कमी हो जाती है? 43.75% की कमी हो जाती है। आगे चलें? ठीक है जी, आगे चलते हैं। यहां पे कहता है चीनी की कीमत में 20% की कमी होने से एक व्यक्ति अब 36 रुपए में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, तो प्रति किलोग्राम प्रारंभिक कीमत क्या बतानी है? सेम क्वेश्चन आ लिया था हमारा पीछे, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। आगे चलते हैं। चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने से चीनी के मूल्य में कितनी कमी आई है? अब एक बार बिना कॉपी पेन के सोल्व करने का प्रयास करना। चीनी के मूल्य में 10% की कमी आई। 10% की कमी किसके ऊपर आई है? 270 रुपए में। मैं पहले जो चीनी खरीदता था उससे 1 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदी जा रही है, तो आपको 270 का 10% निकालेंगे तो आप सीधा बता देंगे सर कितने रुपए की बचत हो रही है? 27। और इससे कितनी चीनी अधिक आ रही है? 1 किलोग्राम। तो वर्तमान में 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य क्या है? 27 रुपए है। प्रारंभिक मूल्य बताना है, 10% कमी के बाद है। आप ये बताओ ये जो 27 रुपए वो कितने % के बराबर है? यहाँ पे 10% की कमी आ चुकी है,
किसी वस्तु का मूल्य 100 होता है, 10% कम हो रहा है तो कितना है 90। अब मुझे पहले वाला मूल्य बताना है तो गुणा में 100। 9 3 27, इसका मतलब उसकी जो स्टार्टिंग वैल्यू थी, प्रारंभिक मूल्य था, वो कितने रुपए था हमारा 30 रुपए प्रति किलोग्राम। एक बार फिर देख लीजिए, ये कहता है कि एक वस्तु है, उसके मूल्य में 10% की कमी आई। माना पहले हम वो वस्तु है ना, वो कितने में खरीद रहे थे, पहले हम वो वस्तु खरीद रहे थे आपकी 270 रुपए में कोई वस्तु आती थी, हमें नहीं पता क्या वस्तु का नाम क्या बताया, चीनी, चीनी लिख लेते हैं। 270 रुपए में कुछ चीनी आती थी, 10% की मूल्य में कमी हो जाती है, 270 का 10% निकालेंगे, 27 रुपए की बचत हुई, और 27 रुपए की बचत होने से 1 किलोग्राम चीनी अधिक आई है। तो वर्तमान में 1 किलोग्राम चीनी की कीमत कितने रुपए है, वर्तमान में 1 किलोग्राम चीनी की कीमत है 27 रुपए, और हमें बतानी है कि स्टार्टिंग में वैल्यू क्या थी। अब 10% कमी के बाद है 27 है, वो 90 के बराबर है, मल्टीप्लाई 100 करेंगे, आप बता देंगे उसका प्रारंभिक मूल्य क्या था आपका 30 रुपए प्रति किलोग्राम। स्टार्टिंग में उसकी वैल्यू क्या थी आपकी 30 रुपए प्रति किलोग्राम थी। आगे चलें, ये आपका एसएससी सीजीएल मेंस में आया था 2017 के पेपर के अंदर। अब आप देख रहे हैं कि आपके अच्छे लेवल के सारे जो क्वेश्चन हैं वो भी साथ साथ इंक्लूड करेंगे। हम आपको जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे और उसमें आपका बिल्कुल एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस से लेके और सीजीएल लेवल तक के सारे क्वेश्चन इंक्लूड करेंगे। आपको एक बार टॉपिक का बेस समझ में आ जाता है तो आप सभी लेवल के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। लेटेस्ट आपके अच्छे अच्छे एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन हैं और इनकी आप प्रैक्टिस करिए। आगे चले, चलो अगला है, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च कर देता है, यदि उसकी आय में 28% की वृद्धि के साथ ही उसके खर्चे में 20% वृद्धि हो जाती है तो उसकी बचत में कितने % की कमी या वृद्धि होगी। अभी थोड़ी देर पहले देख रहे थे वही क्वेश्चन है। आपने देखा कि किसी संख्या है ना, उस कोई व्यक्ति उसकी इनकम है तो इनकम पे इनकम बढ़ेगी, खर्चे पे खर्चा बढ़ेगा और बचत के ऊपर बढ़ेगा या घटेगा, वो परसेंटेज में आपको कंपेयर करके देखना है। यहाँ पे कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। एक व्यक्ति की कुछ इनकम है, हमने माना उसकी इनकम 100 है, खर्चा 75% करता है, 75, उसकी बचत कितनी आ जाएगी, उसकी बचत आ जाएगी 25। यदि उसकी आय में 28% वृद्धि हो जाए, इनकम का इनकम पे पड़ेगा 128 हो गया जी, और उसके खर्चे में 20% की, खर्चा 20% निकाले ना, 75 का 20 निकालेंगे 15 आ जाएगा हमारा। अब 15 इसमें जोड़ेंगे तो खर्चा कितने होने लगा 90, इनकम कितनी हो रही है 128, खर्चा 90, बचत। अब ये बताओ 128 का 90 खर्च कर देता है तो उसकी बचत कितने रुपए हो रही है, अब 38 रुपए की बचत होती है। अब पूछ क्या रहा है वो देख लीजिए, बताइए उसकी बचत में कितने % की वृद्धि या कमी हुई। तो सीधी सी बात है, उसकी बचत में पहली बात तो वृद्धि हुई है, और वृद्धि कितने % की हुई। अब उसकी बचत पहले होती थी 25 रुपए और वर्तमान में कितनी हो रही है 38 रुपए। 25 रुपए से मैं 38 रुपए पे पहुंच जाता हूं तो 38 25 से कितने % अधिक है, दोनों का डिफरेंस जिसे कंपेयर कर रहे हैं, मल्टीप्लाई 100, 25 के 100, 13 चौके 52, उसकी बचत में कितने % की वृद्धि हुई है, कमी नहीं हुई है। तो आप बता देंगे उसकी बचत में कितने % की वृद्धि हुई है, 52%, 52% की उसकी बचत में वृद्धि हुई है। देखिए आप जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पे क्लासें मिलती रहें, और हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने और भी जो साथी हैं पढ़ने वाले उनको भी शेयर करें। हम 1 तारीख से जो आपका नया बैच शुरू कर रहे हैं उसमें बिल्कुल रेगुलर आपकी लाइव क्लासें देंगे और आपको वो कंटेंट मिलेगा जो आपके सिलेक्शन को 200% सुनिश्चित करेगा। आप एक बार हम पे थोड़ा सा विश्वास करके देखिए, आपको बार बार एग्जाम देने की जरूरत नहीं होगी। आप इसी दिल्ली पुलिस में अपना सिलेक्शन, मैं कह रहा हूं कि 200 नहीं 500% सुनिश्चित कर लेंगे। ठीक है, तो साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। आगे चलते हैं। एक व्यक्ति अपनी इनकम का 75% खर्च करता है, उसकी इनकम 20% बढ़ जाती है, खर्चे में 15% की वृद्धि होती है। बिल्कुल वही क्वेश्चन है, सीजीएल 2017 टीयर 2 में आया है। एक व्यक्ति अपनी इनकम का
कितना परसेंट खर्च करता है? 75% कम खर्च कर देता है। माना उसकी इनकम है 100 है, उसका खर्चा कितना आ जाएगा? 75। बार बार आ रहा है क्वेश्चन। 75 खर्च कर देता है, उसकी इनकम 20% बढ़ जाती है। 100 कमाया, 75 खर्च कर दिया, तो उसकी जो बचत है ना वो कितनी आ जाएगी आपकी? 25। उसकी इनकम को 20% बढ़ा दिया जाए तो इनकम कितनी हो जाएगी? 120। अपने खर्चे को 15% बढ़ा देता है, 75 का 15% निकाल लीजिए। 75 गुणा में 15 बटे में 100, 25 थी 75, 2500 के 100, 45 बटे में 4, आप कहेंगे 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 1 बच गया, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 11.25 बढ़ गया, तो 11.25 उसका खर्चा बढ़ जाएगा। आपने कहा 5, 2, 6 और 8 कितना होने लगा? 86.25। इनकम पे इनकम बढ़ेगी, खर्चे पे खर्चा बढ़ेगा। 75 का आपने 15% निकाला, हमारा 11.25 हमने इसमें ऐड कर दिया है, 86.25 रुपए खर्च करने लगा। 120 में से 86.25 खर्च करेगा तो अब उसकी बचत कितनी हो जाएगी? तो आपने देखा कि यहाँ पे बचत हो जाएगी 13.75 और 20 कितना हो जाएगा? 33.75 की बचत होने लगी। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, थोड़ा पॉइंट में आने से कोई बहुत लंबा थोड़ा काम नहीं होता, 2-4 सेकंड और ज़्यादा लग सकते हैं। वैसे भी सीजीएल सेकंड एग्जाम में आया है, आप आराम से 30-40 सेकंड में करते हैं तो भी दिक्कत नहीं है। वैसे इस क्वेश्चन को आप 10-15 सेकंड में कर सकते हैं। यहाँ का इसने 25 रुपए से इनकम है ना, वो हमारी 33.75 हो जाती है बचत। पहले 25 थी, अब 33.75 हो रही है, तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई? तो आपने देखा यहाँ पे 5 और 3 8, 8.75 बचाया। 25 से कितना अधिक है? मल्टीप्लाई 100, 2500 के 100। अब ये बता दो कि यहाँ पे है ना हमारा कितने परसेंट की उसकी जो बचत बढ़ी है? 4 5 20, 2 28, 2 30, 3 4 8 32 और 3 कितना हो जाएगा? 35। उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 35% की वृद्धि हुई है। पीछे भी ऐसे 2-3 क्वेश्चन करवा दिए आपको, आपके लेटेस्ट एग्जामों में आ रहे हैं क्वेश्चन, काफी अच्छे क्वेश्चन हैं। बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि कंपेयर कैसे करें। इनकम पे इनकम बढ़ेगी, खर्चे पे खर्चा बढ़ेगा, बचत पे बचत बढ़ेगी। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन हमारा अभी आया है, एसएससी CHSL 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। राजीव ने एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए और 25 अंकों से फेल हो जाता है। राजीव ने एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए। आप देख रहे हैं कि परीक्षा में उसके जो प्राप्तांक हैं वो 20% है और 25 अंकों से फेल हो जाता है। यह उसने प्राप्त करने के बाद भी वो 25 अंकों से फेल हो जाता है। अब यदि वह 50% अंक प्राप्त करता, यदि वो 50% अंक प्राप्त कर लेता तो क्या हो जाता? वो पास हो जाता और पास होने से 20 अंक अधिक प्राप्त कर लेता। पास होने से कितने अंक अधिक प्राप्त कर रहा है वो? 20। डिफरेंस चेक कर लो, ऐसे प्रश्न आपने पढ़े हुए। 20% अंक प्राप्त करता है 50, कितने परसेंट का अंतर है दोनों में? 30% का। और दोनों में कितने अंकों का अंतर है जी? एक बार 25 से फेल हो रहा है, पास होने से 20 अंक अधिक ले रहा है, तो दोनों का जो अंतर है ना वो कितना है आपका? 45। ये 45 नंबर है वो कितने परसेंट के बराबर है? ये 45 नंबर है वो 30% के बराबर है। तो आप कहेंगे 45/30। और यहां पूछ क्या रहा है वो याद कर लेंगे। परीक्षा में पास होने के लिए कितने अंक आवश्यक हैं? तो आप पहले तो चाहे इसको एक 20% को आधार बना लीजिए, चाहे 50 को। मैं 20 को आधार बना रहा हूं, उसने 20% अंक लिए, 1% की वैल्यू आ गई, 20 का मान ज्ञात कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि उसको कितने अंक आए हैं? 30। और 30 अंक आने के बाद कितने अंकों से फेल हो रहे हैं? 30 अंक आने के बाद 25 से फेल हो रहा है, तो उसको पास होने के लिए कितने अंक चाहिए थे? उसको पास होने के लिए कितने अंक चाहिए थे? 55। उसको पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? 55 अंक चाहिए। फिर देख लीजिए एक बार, यहाँ पे क्या कर रहा है कि राजीव ने एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए। परीक्षा में कितने परसेंट अंक ले रहा है राजीव? 20% अंक प्राप्त किए और वह 25 अंकों से फेल हो जाता है। 20% अंक लेने के बाद भी वो 25 अंकों से फेल हो जाता है। यदि वो 50% अंक प्राप्त कर लेता तो वो पास होने से 20 अंक अधिक प्राप्त कर लेता।
यहाँ पे 30% अंक बढ़ते हैं तो उसके 45 अंक बढ़ जाते हैं। ये 45 अंक है ना, वो कितने परसेंट के बराबर हैं? ये 45 अंक 30% के बराबर हैं। आपको टोटल निकालना है तो टोटल निकाल लीजिए। टोटल निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, सर उसको टोटल 150 अंक, हमारा पेपर हुआ था 150 अंकों का, 20% अंक उसने लिए। 150 का 20% निकाला है, कितने अंक लिए उसने? 30। और वो फेल कितने से हो गया? 25 से। तो पास होने के लिए कितने चाहिए थे जी? पास होने के लिए उसे चाहिए थे 55 अंक। यदि वो 55 अंक प्राप्त करता तो क्या हो जाता? वो पास हो जाता। यदि वो 55 अंक प्राप्त कर लेता तो क्या हो जाता? वो पास हो जाता। ठीक है, देखिए इस टॉपिक में हमारी 4 क्लासें हुई हैं, आपकी सारी टाइप इसके अंदर करा दी हैं। हमने किसी भी क्वेश्चन को किसी फॉर्मूले से सोल्व नहीं किया है। छोटे छोटे आपको जो 3 सिंपल लॉजिक बताए थे, यदि आप वो पढ़ लेंगे तो मैं कहता हूं परसेंटेज नहीं, आपके आगे आने वाले प्रॉफिट एंड लॉस है, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, डिस्काउंट का टॉपिक है, आपके 4 से 5 टॉपिक और हैं जो हमारे परसेंटेज पे ही आधारित हैं। परसेंटेज हमारा जो है ना, वो आपका 4 से 5 टॉपिकों का क्या है? बेस है, इसलिए इसे थोड़ा सा अच्छे से पढ़ें। इस परसेंटेज के टॉपिक के अंदर 15 से 20 क्लासें पढ़ने के बाद भी आपके क्वेश्चन है ना वो सही नहीं हो पाते हैं। और हमने 4 क्लास में आपको वो कंटेंट दिया है जो आपको 15-20 क्लासों में नहीं मिलेगा। यदि आप ध्यान से इन 4 क्लासों को पढ़ लेते हैं तो आप आने वाले कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, बैंकिंग का हो, हरियाणा का कोई एग्जाम हो या आपका दिल्ली पुलिस का हो, आप बड़े आराम से क्या है अपने मैथ को क्या सोल्व कर सकते हैं। मैथ में आप 100 में से 100 मतलब 100% हैं वो नंबर ले सकते हैं। और मैथ और रीजनिंग 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपके क्या हैं नंबरों को इंक्रीज कर सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो मैं कहता हूं कि आपका बहुत बड़ा बोनस पॉइंट होगा मैथ और रीजनिंग दोनों सब्जेक्ट। और 1 तारीख से हम आपका नया बैच शुरू कर रहे हैं, उसमें आपको लाइव क्लासें मिलेंगी और उसका जो टाइम शेड्यूल है वो कल आपको बता दिया जाएगा। इसलिए आप सभी उससे जुड़ें और इस जो अवसर का फायदा उठाएं। अभी वर्तमान में काफ़ी वैकेंसी आई हुई हैं, 7,500 प्लस वैकेंसी आपकी दिल्ली पुलिस की हैं और दिल्ली पुलिस की अभी ड्राइवर की और आई हैं आपकी लगभग 750 के आसपास है। तो दिल्ली पुलिस में कुछ वैकेंसी आपकी और भी आनी है ट्रेडों की, हेड कांस्टेबल वगैरह की। तो दिल्ली पुलिस अब की बार है ना 10,000 भर्तियां करने जा रहा है, इससे सुनहरा आपको अवसर नहीं मिलेगा। यदि आप दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन चाहते हैं तो आप 4 से 5 महीने अपना फालतू का जो समय वेस्ट कर रहे हैं उसे हटा दीजिए। और मोबाइल अगर आप जब भी यूज करते हैं तो उसमें सिर्फ आप क्लासें लीजिए, फालतू का समय वेस्ट न करें। ये 4 से 5 महीने आपके जीवन को बदल देंगे। आप एक बार थोड़ा सा हमारी बात पे विश्वास करिए और लगातार मेहनत करिए, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जय हिंद साथियों।